तो कल के लास्ट क्लास में हम लोग हेलिकल स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे। और हेलिकल स्प्रिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि हेलिकल स्प्रिंग जो एक हेलिकल कॉइल की तरह बना हुआ रहता है, यानी जो एक वायर होती है, वायर को एज ए कॉइल के रूप में वो ट्विस्टेड फॉर्म रहता है ना। तो वो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग कहलाती हैं और इसका हम काफी वाइडली यूज करते हैं। दो तरह का होता है ये। एक एज ए कॉम्प्रेसिव लोड को कैरी करने के लिए भी यूज करते हैं और एक टेंसाइल लोड को भी कैरी करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर स्ट्रेस एनालिसिस किया था। जो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के ऊपर जो स्ट्रेस एनालिसिस किए थे तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जो जब एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के ऊपर कोई एक लोड पी लग रहा होगा, है ना, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप करता है वो शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। ये बेसिकली क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग जिसमें कि हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से लोअर रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है हर कॉइल एक दूसरे के वेरी क्लोज होता है, यानी कि जो कॉइल का जो प्लेन हो गया वो एक्सिस के प्लेन से ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें जब ये इस पे लोड एक्ट होती है तो इसमें एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप करता है और साथ में ही डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। जहां पर हम लोग टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की मान हम लोग टाउ वन का मान निकाले थे, जिसका वैल्यू आया था 8 PD/πd/Q, है ना। P लोड हो गया, D जो है कॉइल का डाया, और ये स्मॉल d जो है वायर का डाया हो गया। साथ में ही हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टाउ टू की मान निकाले थे, तो ये आया था 4P/πd²। और बाद में जब इन दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज किए, तो सुपर इम्पोज करने के बाद फिर हमको जो फाइनल रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आया था वो आया था टाउ इंटू टाउ बराबर जो है ये KS इंटू 8 PD/πd/Q, है ना। ये आया था। ये KS क्या है, तो ये एक फैक्टर्स है जिसका वैल्यू जो है 1+D/2D के बराबर है। और ये यहाँ पर D/2D के बराबर है। और ये जो फैक्टर है वो बेसिकली ये फैक्टर है कि मतलब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को जो हम लोग अकाउंट करते हैं, लेते हैं, उसका वो फैक्टर है। और अगर हम कर्वेचर इफेक्ट यानी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट को भी अगर कंसीडर करते हैं तो ये टाउ बराबर हो जाएगा। इसमें हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक केसी से भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 PD/πd/Q, है ना। तो ये दोनों का ही जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर और जो डायरेक्ट से शियर स्ट्रेस फैक्टर, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको एक कंबाइंड रूप से हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टाउ बराबर हो गया K इंटू 8 PD/πd/Q। ये के क्या है, तो ये स्ट्रेस फैक्टर, या इसको जो है तो वाल फैक्टर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वाल फैक्टर। तो वाल फैक्टर का जो वैल्यू है, यानी वाल के द्वारा कंसीडर किया गया, यानी कि जब दोनों ही फैक्टर को कंबाइंड करके एक वाल फैक्टर हो गया, और इसकी जो वैल्यू होती है के बराबर 4C-1/4C-4 और प्लस 0.615/C। ये हो गया वाल स्ट्रेस फैक्टर का वैल्यू। C क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स है। तो इस तरह से ये हमारा एक रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस जो एक हेलिकल कॉइल, जो क्लोज कॉइल है, ये क्या है, क्लोज्ड कॉइल है। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, ओपन नहीं। ओपन में अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ओनली क्लोज्ड ही पढ़ना है। तो ओपन में थोड़ा सा बेंडिंग का इफेक्ट आता है ना। क्लोज्ड कॉइल में प्योर शियर का इफेक्ट आता है, इसीलिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस हो जाएगा वो के 8 PD/πd/Q, ठीक है। फिर जो है हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट भी निकाले थे इसमें, जिसमें थीटा की वैल्यू आई थी 16 PD² N/G,
जी डी के पावर 4। ये हमको एंगल ऑफ ट्विस्ट आया था, है ना। तो एज ए डिजाइन के लिए ये शियर स्ट्रेस भी अपना परमिसिबल से छोटा होना चाहिए, और थीटा भी जो है अपने परमिसिबल वैल्यू से छोटा होना चाहिए, तब जा करके ये हेलिकल स्प्रिंग जो है वो सेफ होगा, है ना। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और हम लोग हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन कर लिए, उसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट को कैलकुलेशन कर लिए, और अब इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, यानी कि जब एक स्प्रिंग के ऊपर मान लेते हैं कि जैसे एक ये क्लोज्ड कॉइल ही है, ये तो हम फिगर के लिए ऐसे बना दे रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। तो अभी मान लीजिए कि ये अभी अनलोडेड है, अगर ये अभी अनलोडेड है तो ये स्प्रिंग हमको कुछ इस तरह से दिख रहा है, और जब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर अगर लोड एक्ट कर देंगे तो ये इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। तो यहाँ पर एक अगर हम लोग पी लोड लगा दिए तो इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, ये डेल्टा। ये डिफ्लेक्शन हर कॉइल में सेम ही होगा। जैसे इनिशियली जब हम लोग इस पे लगाएंगे तो फर्स्ट कॉइल पहले डिफ्लेक्ट करेगा, धीरे धीरे ये डिफ्लेक्शन प्रोपेगेट होकर के यहाँ तक आएगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे कॉइल के जो बीच का गैप होगा वो सेम होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी डिफ्लेक्शन होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यानी इस कॉइल को अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम एक बड़ा सा डायग्राम खींचे तो कुछ इस तरह से हमको, है ना, यहाँ पर जो है लोड लग रहा है पी, है ना, और ये कॉइल है, इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ एज ए एक्सिस पॉइंट पर यहाँ पर लोड लग रहा है एक। तो देखिए यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जब लोड नहीं लगा था तो इसका पोजीशन कुछ यहाँ पे था, है ना। अब ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आ गया, तो यही डेल्टा हो गया, है ना। इसको मान लेते हैं ये क्या हो गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा हो गया, जितना मतलब ये ट्विस्ट करेगा उसी से वो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हेलिकल कॉइल है, इसका डिफ्लेक्शन भी होगा तब जब ये पूरा अनक्वाइल्ड होगा, और जब ये अनक्वाइल्ड होगा तो इसका वायर ट्विस्टेड फॉर्म में आएगा, तो ये क्या है, थीटा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन की मान निकाले, यानी इस डेल्टा की मान निकालें, तो ये डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, और इनटू जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ है, ये पूरा कॉइल का डायमीटर यहाँ पर डी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, यानी कि मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ब्रैकेट लेंथ है ना, यानी इसको हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्रैकेट, यानी कि थीटा इंटू क्या हो जाएगा, d/2, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक इसका ऑलमोस्ट लेंथ क्या है, d/2 है, तो ये डेल्टा हो गया। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है अभी हम लोग निकाले हुए हैं, तो इसका वैल्यू आया था कितना, 16 PD² N/GD के पावर 4। इसको हम लोग d/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमको फाइनली एक्सियल डिफ्लेक्शन जो है, एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, यानी एक्सियल डिफ्लेक्शन है, यानी एक्सिस के अलोंग ये वाला डिस्टेंस, तो ये डेल्टा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, ये 2 से 8 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 8 PDQ N/GD के पावर 4। ये हमको क्या आ गया, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग आ गया। यहाँ पर P क्या है, तो लोड है, D कॉइल डायमीटर, N नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, जितना एक्टिव कॉइल है, यहाँ पर फिक्सिंग यहाँ पर है और लोड यहाँ लग रहा है, तो इसका मतलब सारा कॉइल क्या है, एक्टिव है। G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और D वायर डाया हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मूला 8 PDQ Ny/GD के पावर 4।
अब हम लोग निकालते हैं स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टीफनेस को जो है इसको स्प्रिंग रेट भी कहा जाता है, इसीलिए कहीं पर क्वेश्चन में अगर ये दे दे स्प्रिंग रेट तो वो समझ जाना है कि वो स्टीफनेस ही पूछ रहा है ना। स्प्रिंग रेट भी इसको कहते हैं, यानी इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग जो होता है ये होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रेशियो को हम लोग कहते हैं स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग, यानी यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जो लोड का वैल्यू होता है वही उसकी स्टीफनेस हो गया या स्प्रिंग रेट हो गया। तो यहाँ पर स्प्रिंग के ऊपर लोड लग रहा है P और डिफ्लेक्शन है कितना, डेल्टा, है ना। तो के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बाई, अभी अभी हम लोग यहाँ पर डिफ्लेक्शन का मान निकाले हैं, तो ये डिफ्लेक्शन का मान आया है 8 PDQN बाई GD के पावर 4। तो इसको हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 PDQN बाई GD के पावर 4। P से P कैंसिल हो जाएगा, फाइनली के जो है वो आ जाएगा GD के पावर 4, ये ऊपर चला गया, बाई 8DQN। ये हमको आ गया क्या, स्प्रिंग रेट यानी कि स्टीफनेस का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हम लोग स्प्रिंग का स्टीफनेस निकालते हैं। इसके बाद जो है अब हम लोग ये निकालते हैं कि जब हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर जब कोई लोड P लग रहा है तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर होगा, है ना। स्ट्रेन एनर्जी हम लोग कहते हैं कि जैसे ये स्प्रिंग है, इसमें जब हम लोग लोड लगाएं, यहाँ पर कोई एक लोड लगाएं P, तो ये डिफ्लेक्ट किया, है ना। तो डिफ्लेक्शन के तो ये अंडर इलास्टिक डिफ्लेक्शन है, प्लास्टिक नहीं, अंडर इलास्टिक डिफ्लेक्शन है। तो ये इस ड्यूरेशन में स्प्रिंग जो है वो अपना एनर्जी को ये क्या किया, स्टोर किया वायर के अंदर में। और जब हम इसको अनलोड करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वापस अपना शेप जो गेन करता है, तो वो वही जो स्टोर स्ट्रेन एनर्जी है इसके अंदर में, वही स्ट्रेन एनर्जी को ये क्या कर लिया, रिलीज करके, यानी वो स्ट्रेन एनर्जी का यूज जो है इसको अपना बैक एक्शन में, अपना जो शेप साइज को जो गेन किया दोबारा, वो उसमें अपना उस स्ट्रेन एनर्जी का यूज किया, है ना। तो इस तरह से स्प्रिंग के अंदर जो है एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जब उसके ऊपर लोड लगता है, तो वही उसका स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है ना। तो देखिए, जब भी स्ट्रेन एनर्जी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़े होंगे कि इसमें बेसिकली हमारा 3 केसेज होता है। एक केसेज ये होता है कि इस पर एक ग्रेजुअल लोड लगे, है ना, और ग्रेजुअल लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू अलग होगी, और सडन लोड लगे तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू अलग होती है, इम्पैक्ट लोड लगता है तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू अलग होती है। लेकिन जनरली यहाँ पे जो हम स्प्रिंग यूज करते हैं वो हम ग्रेजुअल लोड के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअल लोड के लिए ये है कि मतलब लोड का वैल्यू स्प्रिंग के ऊपर 0 से लेके मैक्सिमम तक हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ खींचें, इसके इधर हम लोग लोड लेते हैं और इधर जो है वो डिफ्लेक्शन लेते हैं। तो लोड का, ग्रेजुअल लोड का मतलब ये हो गया कि इनिशियली ये इस लोड की वैल्यू 0 है स्प्रिंग के ऊपर, और वो धीरे धीरे वो लोड जो है वो बढ़ के मैक्सिमम की ओर जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा और वो सेंटर से होके गुजरेगा, है ना, ओरिजिन से होके गुजरेगा। तो ये ग्रेजुअल लोड का हो गया कि जैसे जैसे लोड इस पे बढ़ते जाएगा डिफ्लेक्शन भी, क्योंकि लोड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन का होता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, और लोड घटेगा तो डिफ्लेक्शन भी घटेगा। तो ये क्या आएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, और ये ओरिजिन से पास करेगा। तो जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी निकालने का क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व जो होती है, यानी कि स्ट्रेन स्ट्रेन एनर्जी
ये जो होता है ये बराबर होता है एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व। लोड डिफ्लेक्शन कर्व का जो एरिया होगा, मतलब ये जो हमको एरिया बन रहा है, यही क्या है, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लोड अगर P लग रहा है और उसका डिफ्लेक्शन डेल्टा है, तो ये एक ट्रायंगुलर बन रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ इंटू लोड, यहाँ पर P है और डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या है, डेल्टा है। तो हाफ इंटू P इंटू डेल्टा, यही उसका क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी हो गया। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू P, रहने देंगे। डिफ्लेक्शन का मान जो है अभी हम लोग पीछे जो है यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं 8 PD/GD⁴। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 8 PD⁴ है ना। यानी कि यहाँ से फाइनली हम लोग जो स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 से 8 कट जाएगा, 4 हो गया। तो 4 P इंटू P² हो जाएगा dQn/GD⁴। ये हमको क्या आ गया है, स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू आ गया। मतलब जब स्प्रिंग के ऊपर एक लोड P और उसकी कॉइल डाया D और वायर डाया ये स्मॉल d है, तो स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो 4P² dQn/GD⁴। तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन हेलिकल कॉइल स्प्रिंग। इसके बाद जो है, अब हो सकता है कि कभी स्प्रिंग जो है वो एक से ज्यादा भी हो, तो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, तो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दो दो होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कनेक्शन सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग का हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक फिक्स करते हैं यहाँ पर, ये एक स्प्रिंग हो गया, इसके साथ ही सीरीज मतलब हो गया कि एक स्प्रिंग का एक एंड दूसरे स्प्रिंग के एक एंड से जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक W लोड लग रहा है, ठीक है। और 2 स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग रेट K1 है, इसका स्प्रिंग रेट जो है K2 है। तो दोनों का अलग अलग है। तो अब यहाँ पर जब सीरीज कनेक्शन होगा, कोई 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्प्रिंग जितना भी हो, इसमें 2 बात याद रखेंगे सीरीज कनेक्शन में। पहली बात ये हो जाएगा कि जो जो भी लोड यहाँ पर इंड पॉइंट पे लगेगा, यहाँ पर इंड पॉइंट पे जो भी लोड, जैसे यहाँ W लग रहा है, तो ये W सारे स्प्रिंग में सेम लगेगा। यानी कि ये W का इफेक्ट जो है इस पहला स्प्रिंग में और ये दूसरा स्प्रिंग में, तो इन दोनों स्प्रिंग में सेम लोड जो है वो एक्ट होगा, है ना। यानी कि इसमें अगर हम लोग लोड देखें, पहला स्प्रिंग में अगर W1 जा रहा है और दूसरा में W2 जा रहा है, तो ये दोनों W1 W2 और ये बराबर होगा W के। तो यानी कि पहला सीरीज कनेक्शन में याद रखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच स्प्रिंग इज सेम एंड इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। हर स्प्रिंग में सेम फोर्स होगा और वो एक्सटर्नल लोड या फोर्स के बराबर होगा सीरीज कनेक्शन में। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि डिफ्लेक्शन। अब देखिए, अब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग रेट अलग है, इसका स्प्रिंग रेट अलग है, तो इसमें डिफ्लेक्शन जो होगा वो दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि ये दोनों ही स्प्रिंग अलग अलग है, ठीक है। अलग हो सकता है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ हो, तब जाकर के इसका स्प्रिंग रेट जब अलग अलग हो गया, तो डिफ्लेक्शन भी दोनों में अलग अलग होगा, दोनों में बराबर डिफ्लेक्शन नहीं होगा।
ठीक है। तो इसमें जो टोटल डिफ्लेक्शन अगर पूरे कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि पूरा स्प्रिंग कनेक्शन का जो सीरीज कनेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा, अगर टोटल डिफ्लेक्शन को डेल्टा मानते हैं तो ये डेल बराबर हो जाएगा जितना पहला में डिफ्लेक्शन होगा और प्लस में जो है जितना दूसरा में डिफ्लेक्शन होगा, दोनों का ही क्या होगा, ये एक अलजेब्रिक सम होगा, है ना। तो सीरीज कनेक्शन में लोड की वैल्यू हर स्प्रिंग में सेम होता है बट डिफ्लेक्शन अलग अलग होता है ना। और टोटल डिफ्लेक्शन जो होगा वो सारे स्प्रिंग का जो इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन होगा उसके समेशन के बराबर होगा, है ना। तो डिफ्लेक्शन बराबर होता है क्या, लोड बाय स्प्रिंग रेट। ठीक है, ये क्या होता है, लोड बाय स्प्रिंग रेट। तो अगर हम लोग डेल वन निकालें तो डेल वन यानी पहला स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होगा तो लोड यहाँ पर W1/K1 होगा, तो W1 तो W के बराबर है तो W/K1 हो जाएगा। डेल टू निकालेंगे तो यहाँ पर W2/K2 होगा, तो W2 तो W के बराबर ही है तो यहाँ पर W/K2 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग डेल्टा को टोटल डिफ्लेक्शन मान लें और इस पूरे कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग रेट को एक ऐसा के मान ले, है ना। के एक तरह का इन दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग रेट है ना। इक्विवेलेंट स्प्रिंग रेट मतलब ये हो गया कि कोई इन दोनों स्प्रिंग के जगह कोई अगर एक स्प्रिंग अगर हम लोग यूज करते हैं और इसका अगर स्प्रिंग रेट के है तो इसके अंदर भी अगर हम लोग वही लोड लगाते हैं तो जितना डिफ्लेक्शन इन ये दोनों स्प्रिंग मिल के देता है उतना ही डिफ्लेक्शन ये अकेला स्प्रिंग दे दे, तो ये जो स्प्रिंग रेट है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन अगर हम लोग बात करें डेल्टा तो ये क्या हो जाएगा, W/K हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन वन से एक बात करें, इक्वेशन वन से तो डेल्टा यहाँ पर इस सब के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर W/K बराबर हो जाएगा W1/K1 प्लस W2/K2, है ना। यानी ये भी तो W के बराबर ही है तो डब्लू डब्लू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। दो है, तीन रहेगा तो और हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या हो गया, हमारा स्प्रिंग रेट का इक्विवेलेंट स्प्रिंग रेट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाता है 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस डॉट 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 जितना स्प्रिंग रहेगा वो। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। इसके बाद जो है स्प्रिंग का दूसरा कनेक्शन जो है वो है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा कि जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है और इसमें हम लोग एक स्प्रिंग हो गया, यहाँ पर दूसरा स्प्रिंग हो गया, है ना। इसी तरह तीसरा भी हो सकता है ना। दोनों पैरेलल कनेक्शन ये हो गया कि दोनों स्प्रिंग का एक एंड जो है कोई एक किसी फिक्स पॉइंट से जुड़ा हो और दोनों का जो दूसरा एंड है वो किसी लोड लग रहा हो दोनों के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर W जो है मान लेते हैं कि ये लोड लग रहा है, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और यहाँ K2 है। तो अब देखिए इस पैरेलल कनेक्शन में जो है यहाँ पर होगा क्या कि अब दोनों स्प्रिंग का नेचर चाहे अलग अलग है ही, यहाँ पर अलग अलग नेचर का है क्योंकि स्प्रिंग रेट अलग अलग है, लेकिन जब दोनों अगर पैरेलल कनेक्शन में है और दोनों के अंडर में हम लोग एक एक लोड W लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन इसमें सेम होगा। पैरेलल कनेक्शन में दो स्प्रिंग लगाएं, चार लगाएं, 10 लगाएं, जितना भी स्प्रिंग लगाएंगे डिफ्लेक्शन सब में क्या होगा, सेम होगा। यानी इसमें डेल वन बराबर डेल टू बराबर जो है डेल के होगा, है ना। टोटल डिफ्लेक्शन के बराबर होगा, सब में सेम होगा। लेकिन इसमें जो लोड है वो दोनों में बराबर नहीं जाएगा, है ना। लोड ये अलग, इस स्प्रिंग में अलग लोड जाएगा, इसमें अलग लोड जाएगा। यानी कि ये टोटल लोड जो W है
इसमें W1 गया, इसमें W2 गया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये जो टोटल लोड है ये W1 प्लस W2 के बराबर होगा, यानी कि टोटल लोड को दोनों स्प्रिंग मिल के कैरी करेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल कैरी नहीं करेगा क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर का स्प्रिंग है ना। तो इसीलिए यहाँ लोड जो हो जाएगा वो एडिटिव टर्म हो जाएगा और डिफ्लेक्शन जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो लोड बराबर क्या होता है, डिफ्लेक्शन इनटू स्प्रिंग रेट। अगर ये दोनों का एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग रेट अगर हम लोग के मान लें तो के इंटू डेल्टा, ये डब्लू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल 1 K1 प्लस डेल 2 K2, है ना। तो डेल इंटू के ये बराबर हो जाएगा डेल 1 जो है ये डेल के बराबर ही है, तो डेल इंटू K1 प्लस डेल इंटू K2, ये डेल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर के बराबर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2, यहाँ 2 है, अगर 3 रहेगा तो डॉट डॉट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो स्प्रिंग रेट है, दो से अधिक अगर कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग है और वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो उसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, सबका एडिटिव टर्म हो जाएगा, ये K1 प्लस K2 प्लस K3 इस तरह से डॉट 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 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या क्या निकाले हैं, डिफ्लेक्शन निकाल लिए 8 PdQ/N/GD के पावर 4। उसके बाद उसका स्प्रिंग रेट स्टीफनेस निकाले, वो आया GD के पावर 4 8dQN। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड निकाले, वो आ गया 4P² के पावर 4। और फिर फाइनली हम दोनों को कनेक्शन किए तो सीरीज कनेक्शन में 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 डॉट 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 आया, और पैरेलल कनेक्शन में जो K का वैल्यू है वो K1 प्लस K2 प्लस K3, इस तरह से आया। तो हमें हेलिकल कॉइल स्प्रिंग में इतना ही चीज हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का पढ़ना है। इस तरह से हम लोग हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का पूरा डिजाइनेशन किए थे, है ना।